टाइलर तुम क्या कर रहे हो? लिली ऑलमोस्ट पैनिक में उसके कमरे की तरफ भागती है। तुम मॉम का दिल तोड़ रहे हो। जब ये सब हुआ तब तुम बस बेबी थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। प्लीज मत जाओ, मॉम तुम्हारे बिना क्या करेंगी? लेकिन टाइलर अपना फैसला कर चुका था। विक्टर के मेरे लिए पूरी फैमिली पर टूट पड़ने के बाद टाइलर को लगने लगा था कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। शायद अगर मैं चला जाऊं तो सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। टाइलर की आवाज कांप रही थी। तब ईथन वापस लू फैमिली में आ सकेगा और डैड की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। बर्थ के समय स्विच हो जाना सच में टाइलर की गलती नहीं थी, लेकिन फायदा तो उसे ही मिला था। इतने सालों से वो किसी और की जिंदगी, किसी और के रिसोर्सेस पर जी रहा था, चाहे वो दूसरा इंसान आखिर ठीक ही क्यों ना निकला हो। टाइलर खुद को अब भी थीव जैसा फील करता था। मॉम, मैं आपसे मिलने वापस आता रहूंगा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन अभी चीजें सही करने का यही तरीका है। अगर मैं चला जाऊं तो इथन बिना किसी बर्डन के वापस आ पाएगा और वो आप लोगों से नफरत भी नहीं करेगा। आखिर वो आपका असली बेटा है। टाइलर बोलते बोलते इतना इमोशनल हो जाता है कि उसके शब्द टूटने लगते हैं। तभी धड़ाम से डोर खुलता है और लिली और सेरेना अंदर आ जाती हैं। वो ब्लड से लू हो सकता है सेरेना, लेकिन मेरा भाई तुम हो। एग्जैक्टली, लिली ऑलमोस्ट उसी पर बोल पड़ती है। तुम मेरे भाई हो टाइलर। दोनों के चेहरे रॉ इमोशन से भरे हुए थे। टाइलर सिर झुका लेता है और भी जोर से रोने लगता है। ये देखकर दियाना तुरंत आगे बढ़ती है और उसे अपनी आर्म्स में भर लेती है। ब्लड सब कुछ नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे दिल में मेरा असली बेटा तुम हो। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? वो रोते हुए उसके बाल सहलाती है। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी मदर के बारे में सोचो। सेरेना भी आगे बढ़ती है। मेरे लिए भी मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो तुम हो। बाकी कोई कितना भी इंप्रेसिव क्यों ना हो, मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये कहते हुए सेरेना साइड ग्लांस से लिली को वार्निंग देती है। लिली अपने होंठ दबा लेती है और लंबी भारी सांस छोड़ती है। मेरे दिल में भी उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। मेरा सिर्फ एक भाई है टाइलर, प्लीज मत जाओ। अगर तुम चले गए तो ये फैमिली टूट जाएगी। सच ये था कि टाइलर लिली के लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट था। कुछ ही देर पहले तक वो सोच रही थी कि काश ईथन को शुरू से ही ट्रू सन बनाकर घर लाया गया होता, लेकिन अब टाइलर को इस हालत में देखकर वो खुद को उसके साइड पर खड़े होने से रोक नहीं पा रही थी। अब तो वो ये भी चाहती थी कि चाहे ईथन कभी वापस ना आए, बस टाइलर यहीं रहे। आखिर ईथन अपनी जिंदगी में ऑलरेडी ठीक था और ऑनेस्टली ईथन लू कभी वापस आने के लिए ईगर भी नहीं लगा। लिली अपने अंदर उठ रही गिल्ट और अनीस को दबा देती है। तीनों को इतनी सिंसियरिटी से अपने लिए लड़ते देख टाइलर समझ नहीं पाता क्या बोले। काफी देर बाद वो मुश्किल से आवाज निकाल पाता है, लेकिन डैड चाहते हैं कि ईथन वापस आए। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। और अगर मैं यहाँ रहा तो शायद ईथन आले से मना कर देगा, फिर डैड तुम सबको ब्लेम करेंगे। इट्स ओके। लिली गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जो तब आता है जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर उससे बैक करूंगी। मैं भी जाऊंगी, दियाना तुरंत बोलती है, आंखें पूछते हुए। मैं उसे सच बताऊंगी कि वो कौन है, उससे वापस आने की भीख मांगूंगी और अगर वो फिर भी मना करे तो मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगी। उसकी आवाज टूट जाती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो टाइलर, तुम कहीं नहीं जा रहे। इवन अगर ईथन कभी वापस ना आए तब भी मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आखिरकार टाइलर पूरी तरह टूट जाता है। मदर और सन एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं और उनके बगल में खड़ी सेरेना और लिली भी आखिर राहत की लंबी सांस छोड़ती हैं। दूसरी तरफ मैं अपनी नैप से उठता हूँ और लू फैमिली को हैंडल करने के बारे में सोचने लगता हूँ। स्केड्यूल के हिसाब से उन्हें जल्दी ही दोबारा मेरे पास आना चाहिए था और इस बार फाइनली उन्हें मुझे मेरी असली आइडेंटिटी बतानी ही पड़ेगी और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। मुश्किल से एक दिन गुजरता है और लू फैमिली फिर से मेरे सामने आ खड़ी होती है। फर्क बस इतना था कि इस बार विक्टर नहीं आया। इस बार दियाना आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। आते ही वो अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलती है। वो खुद को अपनी बायोलॉजिकल मदर बताती है और कहती है कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैं उसके मुंह पर हंस पड़ता हूँ। मेरी बायोलॉजिकल मदर? मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। पिछली बार तो आपने कहा था कि मैं आपके हस्बैंड के लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर का बेटा हूँ और अब अचानक आप मेरे अपने बेटे बन गए। मेरी स्माइल में सिर्फ कंटेम्प्ट था। दियाना अपने होंठ भींच लेती है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि टाइलर आगे बढ़ जाता है। उसकी आवाज गिल्ट से भरी थी। आई एम सॉरी, वो धीरे से कहता है। उन्होंने जो कुछ कहा था वो सब मेरी वजह से था। टाइलर लंबी सांस लेता है। ये काफी लंबी कहानी है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम किसी कैफे में बैठ सकते हैं? उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ उठती हैं। मैं तुम्हें शुरू से आखिर तक सब बताना चाहता हूँ। क्या कहते हो? टाइलर का एक्सप्रेशन पूरी तरह अर्नेस्ट था। उसकी आंखों में सच में सैडनेस थी और कुछ ऐसा भी जो रिजॉल्व जैसा लग रहा था। मुझे ये पूरा सीन अंदर से डार्कली फनी लग रहा था। पिछली जिंदगी में जब भी टाइलर ऐसा फेस बनाता था, सेरेना और बाकी लोग बिना एक सेकंड सोचे मुझे ह्यूमिलिएट कर देते थे, मुझे नीचे गिराते, कहते मैं वर्दी नहीं हूँ। और सिर्फ सेरेना ही नहीं, डायना भी। वो हमेशा टाइलर को सबसे ऊपर रखती थी। जब भी कुछ गलत होता, फॉल्ट हमेशा किसी और का होता। लेकिन वो दूसरी जिंदगी थी। वो जिंदगी जहाँ मैं धूल जितना पावरलेस था, एक साइड कैरेक्टर की तरफ फंसा हुआ। मैं सेरेना की तरफ ग्लांस करता हूँ। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो फ्यूरियस है, लेकिन खुद को रोकने पर मजबूर। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। तुम्हें आधा घंटा देता हूँ। मैं चिन से हल्का इशारा करता हूँ। बैठो, बताओ क्या हुआ। टाइलर टेक्निकली खड़ा था, लेकिन पूरी तरह मेरे कंट्रोल में। सेरेना, डायना और लिली, तीनों को ये क्लियरली फील हो रहा था मेरे अंदर उसके लिए कितना क्वाइट कंटेम्प्ट है। तीनों की ब्राउज एक साथ सिकुड़ जाती हैं। टाइलर सब कुछ स्टेडी और ऑनेस्ट
तरीके से बताने लगता है। तुम्हें अडॉप्टेड सन बनाकर वापस लाने का रीजन ये था कि पहले तुम्हें धीरे धीरे फैमिली में ईज किया जाए, फिर टाइम के साथ सच रिवील करके तुम्हारी रियल आइडेंटिटी वापस दी जाए। उसकी आवाज गिल्ट से भरी थी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी। आखिर में वो विक्टर के लिए भी बोलता है, डैड का कोई बैड इंटेंशन नहीं था, वो बस ये सोचकर परेशान थे कि तुम बाहर अकेले हो। उन्हें डर था कि कहीं तुम रास्ता ना भटक जाओ। ऑनेस्टली टाइलर इसमें जेन्युइनली अच्छा था। उसकी हर बात, हर जेस्चर सिंसियरिटी से भरी हुई लगती थी। अगर मेरी पिछली जिंदगी ने मुझे ये ना दिखाया होता कि आखिर ये सब कितना बैडली खत्म होता है, तो शायद मैं भी मूव हो जाता। वो इनोसेंस को इतनी नेचुरली कैरी करता था। डायना, सरीना और लिली की आंखों में भरे इमोशन देखकर मैं आईब्रो उठाता हूँ। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्चुअली तुम्हारा थैंकफुल होना चाहिए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। टाइलर तुरंत बोल पड़ता है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर ब्लेम करना है तो मुझे करो, मॉम और डैड को मत ब्लेम करो। वो बस मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी आवाज भारी हो जाती है। मुझे पता है उन्होंने जो किया वो तुम्हारे साथ फेयर नहीं था। तुम उनके रियल सन हो, लेकिन मॉम और डैड भी विक्टिम हैं। उन्होंने मुझे 10 साल से ज्यादा अपने बेटे की तरह रेज किया। इतने सालों का प्यार एक रात में कैसे खत्म हो सकता है? वो नीचे देखता है। वो मुझे छोड़ भी नहीं सकते थे और तुम्हें अबैंडन भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वो लाए बोला। टाइलर के बोलते बोलते डायना फिर से रोने लगती है। उसके वर्ड्स ने सिचुएशन को ऑलमोस्ट नोबल बना दिया था। सरीना और लिली दोनों विजिबली मूव्ड थी। वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि उन्होंने पहले मेरे लिए क्या क्या कहा था। कंट्री बम्पकिन, लो लाइफ, वर्दी नहीं, सब कुछ टाइलर की केयरफुली क्राफ्टेड स्टोरी के नीचे दब चुका था। मैं उसे देखता हूँ। तुम जिस तरह ये सब बता रहे हो, मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ। लगभग ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे पास तुम्हें फॉरगिव करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। टाइलर विजिबली रिलैक्स करता है और उसी मोमेंट में अपना टोन बदल देता हूँ। लेकिन एक चीज अलग रखते हैं, ये कि वो लोग सच में मेरे पेरेंट्स हैं भी या नहीं। मैं टेबल पर उंगलियां हल्के से टैप करता हूँ। जिस पल उन्हें पता चला कि रॉन्ग चाइल्ड रेज हुआ है, उनका पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं था कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। उनका पहला इंस्टिंक्ट था तुम्हारी फीलिंग्स प्रोटेक्ट करना। मैं हल्का हंसता हूँ। तुम्हें ये फनी नहीं लगता? मेरी आवाज शांत थी लेकिन हर वर्ड भारी। मेरी फॉस्टर मदर तब मर गई थी जब मैं 7 साल का था। अगर मैं इनफ स्मार्ट ना होता, अगर मैंने अपने ग्रेड्स अच्छे ना रखे होते, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आज कहाँ होता? मैं सीधा टाइलर की आंखों में देखता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे तुम्हारी फैमिली का अडॉप्टेड सन बनकर नहीं आना, और उसके बदले तुम लोगों ने प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए, मुझे फोर्स करने की कोशिश की। मेरी स्माइल में कंटेम्प्ट साफ था। अब तुम उसे कंसर्न फॉर माई वेल बीइंग बनाकर प्रेजेंट कर रहे हो कि उन्हें डर था मैं रास्ता भटक जाऊंगा। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। जब पेरेंट्स को अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के फ्यूचर की चिंता होती है तो वो उसकी असली आइडेंटिटी छिपाते नहीं, उसके ऑप्शंस काटते नहीं, उसकी डिग्निटी क्रश नहीं करते, उसके विंग्स क्लिप करके उसे अपने घर सेकंड क्लास सन बनाकर नहीं रखते। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। वो पेरेंटिंग नहीं होती, वो डॉग ट्रेनिंग होती है। पहले इंसान को बार बार तोड़ो, फिर एक छोटा रिवॉर्ड फेंक दो, फिर उम्मीद करो कि सामने वाला इंसान घुटनों पर गिरकर ग्रेटिट्यूड दिखाए। अगर तुम लोग इसे किसी को छोड़ ना पाना कहते हो, तो जिस इंसान को तुम्हारे पेरेंट्स सपोजिडली छोड़ नहीं पा रहे, वो काफी पैथेटिक है। पिछली जिंदगी की मेमोरीज फिर से सरफेस पर आ जाती हैं। मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। मैं टाइलर की तरफ देखता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ। तुम सच में अच्छे परफॉर्मर हो। मेरी आवाज फ्लैट थी। शायद मेरे पास करने को कुछ बेहतर नहीं था जो मैंने तुम जैसे लोगों पर आधा घंटा वेस्ट कर दिया। मैं मुड़कर चलने लगता हूँ। टाइलर के चेहरे पर पैनिक की झलक आती है। वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैं अचानक रुक जाता हूँ। फिर धीरे से पीछे मुड़कर उन्हें देखता हूँ। मेरी आंखों में क्वाइट वार्निंग थी, दोबारा मुझे ढूंढने मत आना। मेरी आवाज बेहद शांत थी, क्योंकि अगर तुम लोग फिर आए तो शायद मुझे डॉक्टर जैंग से दोबारा बात करनी पड़ेगी। मैं हल्का पॉज लेता हूँ, और अगली बार मैं इतना ईजी नहीं रहूंगा। मैं वो लाइन हवा में पत्थर की तरह छोड़ देता हूँ और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता हूँ। मुझे जाते हुए देखकर टाइलर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने ऐसा कैसे कह दिया? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सच में सिंसियर था। मैं जेन्युइनली उसे उसकी हर चीज वापस देना चाहता था। वो डायना और बाकी लोगों की तरफ देखता है। मेरी हर बात दिल से थी। मॉम, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लिली का एक्सप्रेशन ब्लैंक था। डायना अपनी डिसअपॉइंटमेंट छिपा नहीं पा रही थी, और सेरीना वो उस दिशा में घूर रही थी जहां मैं गया था, आंखों में कुछ विशेष चमकता हुआ। नहीं, उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो पेटी है और अनग्रेटफुल भी। सेरीना के होंठ तिरछे हो जाते हैं। सो व्हाट अगर वो ब्रिलियंट है? अगर उसके मेंटर को पता चले कि वो असल में कैसी इंसान है, तो क्या वो अब भी उसके लिए खड़े रहेंगे? उसकी आंखों में डेंजरस चमक उभरती है। वो कह रही थी हमने उसकी डिग्निटी क्रश की, उसके विंग्स क्लिप किए। सेरीना धीरे धीरे अपनी फिस्ट बंद करती है। तो मैं पर्सनली उसके सामने की हर राह काट दूंगी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं उसे इस फैमिली में रेंगते हुए वापस आने पर मजबूर कर दूंगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सेरीना ऑलरेडी मेरे खिलाफ मूव करने की सोच रही है, और ऑनेस्टली अगर पता भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी करंट रिसोर्सेज और स्टैंडिंग के साथ लू फैमिली जैसी फैमिली को क्रश करना मेरे लिए ट्रिवियल था। मैं उन्हें बार बार सिर्फ इसलिए आने दे रहा था क्योंकि उन्हें स्ट्रगल करते देखना एंटरटेनिंग था। पिछली जिंदगी में मैं बहुत लंबे समय तक हेल्पलेसनेस में डूबा रहा था। अब उनकी बारी थी। मैं चाहता था वो अपनी हर प्यारी चीज को धीरे धीरे टूटते हुए देखें, रेत की तरह उंगलियों से फिसलते हुए, जब तक कुछ भी बाकी न बचे। सेरीना और टाइलर के अभी वाले एक्सप्रेशंस याद करके मेरा मूड काफी अच्छा हो जाता है। मैं फोन निकालकर मार्कस को कॉल करता हूँ। मार्कस, फ्री हो? मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। जियानी रोड वाली प्रॉपर्टी, इस वीक लैब क्लियर है। दूसरी तरफ मार्कस तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। ऑफ कोर्स, तेरी पहली प्रॉपर्टी है भाई, देखना तो बनता है। टाइम फिक्स करते हुए मेरी आंखों में हल्की वार्मथ आ जाती है।
होती है। दूसरी तरफ जब डायना अपने तीनों बच्चों को लेकर मुझसे मिलने आई थी, उसने विक्टर को नहीं बताया था। उसे डर था कि अगर बात खराब हो गई तो विक्टर फ्यूरियस हो जाएगा। अब पीछे मुड़कर देखे तो शायद वही सही डिसीजन था। ऊपर सूरज तेज जल रहा था, लेकिन डायना का दिल बर्फ जैसा ठंडा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा बेटा कैसे पैदा किया। सब कुछ इतनी क्लियरली समझाने के बाद भी मैंने जरा सी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई। आखिर मैं उसकी मदर हूँ। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। चाहे मैंने उसे रेज ना किया हो, लेकिन बच्चे को जन्म देने का दर्द जिंदगी भर साथ रहता है। लिली, सबको घर ले जाओ, डायना थकी हुई आवाज में बोलती है। मुझे अभी कुछ काम है। तभी सरीना की आवाज सुनाई देती है। डायना ऊपर देखती है और उसकी बेटी की आंखों में कुछ कोल्ड और शार्प चमकता हुआ पकड़ लेती है। उसका दिल अचानक कस जाता है। तुम क्या करने वाली हो? डायना अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानती थी। सरीना बिल्कुल वैसी ग्रेसफुल और पॉलिश्ड लड़की नहीं थी जैसी दुनिया उसे समझती थी। असल में वो नेचर से ही कोल्ड थी। न लॉ की ज्यादा परवाह थी, न ह्यूमन लाइफ की। जब वो 15 साल की थी तब टाइलर का एक लड़की से झगड़ा हुआ था। उस लड़की ने गलती से टाइलर को धक्का दिया था और उसका सिर वॉल से टकरा गया था। ज्यादा समय भी नहीं बीता था कि वही लड़की स्कूल में गिर गई और उसकी दोनों टांगे बुरी तरह टूट गईं। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहेगी। और वो इंसिडेंट कोई अकेली घटना नहीं थी। सरीना कई बार ऐसी चीजें कर चुकी थी। आखिर जब विक्टर को सच्चाई पता चली तब जाकर उसने प्रैक्टिकली उसे पीट कर रोका था। तब जाकर सरीना थोड़ा पीछे हटी थी। लेकिन एक बार मार देने से भेड़िया मेमना नहीं बन जाता। उससे बस उसकी भूख और गहरी हो जाती है। सरीना हल्का मुस्कुराती है। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। डोंट वरी मॉम। सरीना ने पहले जो कुछ किया था उसकी जानकारी पूरे लू फैमिली को थी। टाइलर को छोड़कर लिली तक सब जानती थी। लिली की ब्रॉस कस जाती है। कुछ रेकलेस मत करना, वो अभी भी तुम्हारा ब्रदर। सरीना उसे बीच में ही काट देती है। वो लिली की तरफ इजी स्माइल से देखती है। तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लिली के दिल में सबसे ज्यादा जगह टाइलर की थी, लेकिन मेरे लिए भी वहाँ एक रियल प्लेस बन चुकी थी। वो ना टाइलर को खोना चाहती थी, न मुझे हर्ट होते देखना चाहती थी। लिली टाइलर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन और लॉस था। फिर वो सरीना का हाथ पकड़कर उसे साइड में खींच लेती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। वो नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ किया तो बाकी सब भूल जाओ। स्टेट खुद तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। सरीना छोटा सा सूखा लाफ करती है। तुम्हें सुनकर लग रहा है जैसे तुम उस अनग्रेटफुल आदमी को पर्सनली जानती हो। उसकी आंखें हल्की सी कुड़ती हैं। फनी थिंग ये है कि उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं लगती। लिली का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सावर हो जाता है। जो कहना था कह दिया। वो ठंडी सांस छोड़ती है। अपना ध्यान रखना, बाद में सब एक्सप्लोड हो जाए तो रोते हुए मत आना। सरीना उसे हल्का धक्का देकर हटाती है। फिर टाइलर और डायना को छोटा वेव करके वहां से चली जाती है। लिली उसे जाते हुए देखती रहती है। उसका दिमाग पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाओं में उलझा हुआ था। उसकी ब्रॉज और ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। तभी पीछे से टाइलर की आवाज आती है। लिली, सरीना तुमसे क्या कह रही थी? लिली मुड़ती है और टाइलर की साफ इनोसेंट आंखों से नजर मिलाती है। कुछ खास नहीं। वो नॉर्मल टोन बनाने की कोशिश करती है। वो बस स्टेट वैल्यूड पर्सन है। इवन अगर सरीना कुछ करने की कोशिश करे तो शायद वो ज्यादा आगे नहीं जाएगी। वो लंबी सांस लेती है। ऑनेस्टली ईथन थोड़ा ज्यादा ही कर रहा है लेटली। अगर मैं उसे पहले से ना जानती होती तो शायद मैं भी उसे उसकी जगह दिखाना चाहती। इतना कहकर लिली सबको घर ले जाने की बात करती है और अपने अंदर उठती गिल्ट और अनीस को जितना हो सके दबा देती है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट 100 स्क्वायर मीटर से भी बड़ा था। 3 बेडरूम्स, एक लिविंग एरिया और 2 बाथरूम्स। मार्कस ने एक सेकेंडरी बेडरूम को वॉक इन क्लोजेट बना दिया था और दूसरे को स्टडी रूम। लेआउट मुझे परफेक्टली सूट करता था। मैं मार्कस को लंच खिलाता हूँ और पूरी रेनोवेशन उसी के हवाले कर देता हूँ। दोपहर में मैं बॉक्सिंग जिम चला जाता हूँ। जब बाहर निकलता हूँ तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं जल्दी से कुछ खाकर कैंपस वापस लौटता हूँ और वहाँ क्लोए को खड़ा पाता हूँ, जैसे वो गई ही ना हो। वो पूरी व्हाइट ड्रेस में थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे ऑलमोस्ट ग्लो कर रही थी। अभी लौटे? मेरा मूड आज सरप्राइजिंगली ठीक था, इसलिए मैं हल्का नॉड कर देता हूँ। हाँ, कुछ खाना? ऑलरेडी। वो हल्का पॉज लेती है। लेट नाइट स्नैक्स खाने चलोगे? नो थैंक्स। वो एग्जैक्टली इसी आंसर की उम्मीद कर रही थी। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट तक नहीं आका। कुछ सेकंड्स बाद वो फिर बोलती है, तो कम से कम मैं तुम्हें डॉम तक वॉक कर देती हूँ। जरूरत नहीं। मैं दूसरी बार भी उसे रिजेक्ट कर देता हूँ। मेरी ब्रॉज ऑलरेडी फरो हो चुकी थी। कोई भी इंसान बेसिक अवेयरनेस के साथ समझ जाता कि मैं कॉन्वर्सेशन खत्म कर चुका हूँ। क्लोए भी समझती थी, लेकिन जाने के बजाय वो अचानक एक अजीब बात बोल देती है। लेटली किसी ट्रबल में फंसे हो क्या? मैं हल्का सिर टेढ़ा करता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। मतलब आज कोई तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। कैंपस के बाहर के लोग लग रहे थे और ऑनेस्टली उनकी वाइब अच्छी नहीं थी। वो मुझे गौर से देखती है। थोड़ा केयरफुल रहना, अगर कहीं बाहर जाओ तो मुझे साथ ले जा सकते हो। उन्होंने क्या पूछा? मेरी अटेंशन इंस्टेंटली शार्प हो जाती है। पिछली जिंदगी में मैं लू फैमिली के साथ काफी समय रहा था, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। डायना का टाइलर के लिए फेवरेटिज्म हड्डियों तक बैठा हुआ था। विक्टर हर चीज से ऊपर प्रॉफिट को रखता था और लिली वो अंदर तक सेल्फिश थी। सरीना एक वाइपर थी जो हमेशा शैडोज से वार करना पसंद करती थी। ये सब याद आते ही मेरी मुट्ठी कस जाती है, फिर धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। लेकिन ये वो जिंदगी नहीं थी। इस बार मेरे खिलाफ मूव करने वाली सिर्फ सरीना हो सकती थी। लिली, उसे जीतने के लिए मैंने जानबूझकर जो कुछ किया था उसका असर हुआ था। उसके अंदर मेरे लिए जेन्युइनली फीलिंग्स थी। हाँ, वो फीलिंग्स टाइलर की जगह नहीं ले सकती थी, लेकिन इस बार उसका चुप रहना ही काफी था। इसका मतलब मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लिली सच में मेरी परवाह करती थी, इसलिए चाहे वो पीछे हटकर सब देखे, लेकिन मेरे खिलाफ खुद कभी मूव नहीं करेगी। ऐसा करने की कैपेबिलिटी सिर्फ सरीना में थी, अपने वाइपर इंस्टिंक्ट्स के साथ। अब बस एक सवाल बचता था, वो कौन सा तरीका यूज करेगी। गिवन कि मैं नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट
पर्सन हूँ। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही थी ये देखने की कि वो आखिर ट्राई क्या करेगी। मेरी आंखें हल्की सिकुड़ती हैं और उसी पल ल्यू फैमिली से बदला लेने का एक नया प्लान दिमाग में क्लिक कर जाता है। मैं धीरे से खुद पर हंस देता हूँ। दूसरी तरफ क्लोई एक पल के लिए स्टन रह जाती है, फिर खुद को संभाल कर इस आफ्टरनून की सारी बातें डिटेल में बताने लगती है, काफी फिलर डालकर। शॉर्ट वर्जन यही था। दोपहर में 3 आदमी कैंपस पर आए थे। वो मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे, कौन से डॉर्म में रहता हूँ, कैंपस में मेरे क्लोज फ्रेंड्स कौन है, मैं यूजुअली कहाँ टाइम बिताता हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या है, ये सब। तीनों क्लियरली यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग थे। उन्होंने क्लोई की एक फ्रेंड से पूछताछ की जिसे पता था कि क्लोई मेरे बारे में क्या फील करती है, और उसने तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन क्लोई तक पहुंचा दी। यहाँ तक आते आते क्लोई खुद को शो ऑफ करने से रोक नहीं पाती। लिनिन यूनिवर्सिटी में कम से कम आधे लोग मुझे जानते हैं। वो कॉन्फिडेंट स्माइल देती है। डोंट वरी ईथन, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी। थैंक्स क्लोई, मैं काम स्माइल देता हूँ, लेकिन उसकी एक भी बात पूरी तरह बिलीव नहीं करता। कैंपस में मेरी स्टैंडिंग को देखते हुए सरीना बिना पूरी सिचुएशन समझे रेकलेस मूव नहीं करेगी, कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। सबसे ऑब्वियस पॉसिबिलिटी यही थी कि क्लोई और सरीना ने टेम्पररी डील कर रखी है, ऐसा अरेंजमेंट जिसे खुलकर बोला नहीं जा सकता। लेकिन ऑनेस्टली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी स्कीम चाहे कितनी क्लेवर क्यों ना हो, ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के सामने क्रम्बल हो ही जाती है। क्लोई फिर ऑफर करती है कि वो मुझे डॉम तक छोड़ दे। मैं फिर मना कर देता हूँ। अगर सरीना ऑलरेडी मूव कर चुकी है तो मुझे भी खेल में साथ देना होगा। मुझे जानना था वो आखिर चाहती क्या है। क्लोई ने जो बताया उसमें ट्रूथ और लाइज दोनों मिले हुए थे। सरीना ने सच में लोगों को मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करने भेजा था, ये ऑब्वियस लेयर थी। लेकिन क्लोई के साथ पार्टनरशिप वही हिडन लेयर थी। क्लोई टू फेस्ड थी। उसे मेरे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन कभी सीधे नहीं कहती थी, बस पीछे से सिचुएशन स्टर करती रहती थी। और इस मामले में वो सरीना जैसी ही थी। इसलिए उनका अरेंजमेंट शायद क्लासिक रेस्क्यू सिनेरियो पर बेस्ड था। यही क्लोई का एंगल था। लेकिन सरीना ज्यादा रूथलेस थी। वो सिर्फ क्लोई की हेल्प करने के लिए ये सब नहीं कर रही थी। उसके पास अपना अलग प्ले भी था, ऐसा मूव जो मेरी रेप्यूटेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सके और साथ ही क्लोई को इस्तेमाल करके अपने हाथ क्लीन रख सके। ये सब सोचते हुए मुझे पूरा पिक्चर लगभग साफ दिखने लगता है। अगले 3 दिन में कैंपस से बाहर नहीं निकलता। क्लोई हर दिन मुझे साथ खाना खाने के लिए पूछती है और मैं हर बार मना कर देता हूँ। तीसरे दिन तक जब वो आकर कहती है कि उन्होंने उन 3 आदमियों को ट्रैक डाउन कर लिया है जो मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। वो चाहती है कि हम कैंपस कैफेटेरिया में मिले। इस बार मैं अग्री कर देता हूँ। कैफेटेरिया क्राउडेड था। क्लोई ने कॉर्नर में टक्ड अवे स्पॉट चुना था। वो पूरी तरह रिलैक्स्ड लग रही थी। ऐसे मामले के लिए बिजी कैफेटेरिया चुनना स्मार्ट मूव था। पब्लिक प्लेस, हर तरफ विटनेसेस, ऊपर से उसकी लुक्स। ज्यादातर लोग ऑटोमेटिकली उसी की साइड लेते। जो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे वो आज फिर दिखे। क्लोई धीरे से बोलती है। उन्होंने पैसे तक ऑफर किए, कहा कि किसी भी हालत में तुम्हें कैंपस से बाहर लाना है। वो थोड़ा झुकती है। मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी उन्हें पकड़ कर रखा है, देखना चाहोगे? फिर कैजुअली जोड़ती है। वैसे हरी नहीं है, लेट भी हो रहा है और शायद तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर साथ चलते हैं, पता भी चल जाएगा कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ।